नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज़ अड्डा। और बिज़ अड्डा में आज हम बात कर रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक महत्वपूर्ण गाइडलाइन की। आपने डिजिटल लेंडिंग ऐप के बारे में सुना है या नहीं सुना है? अगर आपने नहीं सुना है तो शायद आप बहुत किस्मत वाले हैं कि आपको डिजिटल लेंडिंग ऐप के बारे में कुछ पता नहीं है। और अगर आपने सुना है तो जाहिर है आपने ये भी सुना होगा कि डिजिटल लेंडिंग ऐप यानी आपके मोबाइल पे जो तरह तरह के कर्ज बांटने वाले ऐप आ रहे हैं वो किस तरह से नए ज़माने के सूदखोर ज़मींदारों की तरह देखे जा रहे हैं और उनसे कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है और कितने लोग उनके चक्कर में फंस के अपनी जान लेने पर मजबूर हो चुके हैं। तो डिजिटल लेंडिंग ऐप्स पर आखिरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक तरह से कोड़ा फटकारा है, उनकी लगाम कसी है और एक गाइडलाइन जारी की है जो इन डिजिटल लेंडिंग ऐप्स को फॉलो करनी पड़ेगी। आरबीआई ने कहा है कि सिर्फ ऐप्स नहीं, जितने भी कर्ज देने वाली संस्थाएं, जितने कर्ज देने वाले लोग हैं, जिनमें बैंक भी शामिल हैं, अब उनको अगर वो लोग डिजिटल लेंडिंग ऐप आपके बैंक के ऐप के जरिए या आपके बिना बैंक वाले एनबीएफसी कंपनी के ऐप के जरिए कर्जा लेता है कोई, तो उसकी क्या जानकारी आप लेंगे, क्या जानकारी आप अपने पास रखेंगे और कैसे ये पक्का करेंगे, कैसे ये इंश्योर करेंगे कि उस जानकारी का कोई बेजा इस्तेमाल ना हो, वो मिसयूज़ ना हो। इस पर एक बड़ी लंबी चौड़ी गाइडलाइन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी की है। शुरुआती बात उसमें यह है कि जो एंटिटीज़, रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं जो ये ऐप इस्तेमाल कर रही हैं, वो जो भी जानकारी किसी ग्राहक से ले रही हैं, वो जानकारी वो अपने पास स्टोर करके नहीं रख सकती हैं। सिर्फ उस एसेंशियल या ज़रूरी जानकारी के अलावा जो कर्ज देने के लिए आवश्यक है, जैसे कि आपका नाम है, पता है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, इस तरह की चीज़ें जिनका प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बहुत सारी जानकारी। अब क्या जानकारी? आप पूछेंगे कि भाई उस ऐप के पास और क्या जानकारी होती है? तो उस ऐप के पास आप अगर कई चीज़ों में होता है, ये सिर्फ उस ऐप में नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल करने से पहले कहती हैं कि हम आपकी लोकेशन जानना चाहते हैं, हम आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट एक्सेस करना चाहते हैं, हम आपकी फ़ोटो एल्बम एक्सेस करना चाहते हैं, हम आपका कैमरा और माइक्रोफोन भी एक्सेस करना चाहते हैं। तो एक तरह से वो आपका पूरा फ़ोन एक्सेस करना चाहते हैं और आप अगर ये मंजूरी नहीं देते हैं तो वो बात आगे नहीं बढ़ती है, अगले स्टेप तक आप पहुँचते नहीं हैं। बहुत सारे अब नए ज़माने के मोबाइल फ़ोन आप खरीदिए, जैसे ही आप पहली बार उसे खोलना चाहते हैं वो कहता है ये सारी परमिशन दीजिए, ये अब इनमें से एक भी आप नहीं देंगे तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। हालांकि आप सेटिंग्स में जाके बाद में उनमें से कुछ परमिशंस को विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि इन परमिशंस की आपको क्यों ज़रूरत है। ख़ास तौर पे जिस वक्त आप फॉर्म भरवा रहे हैं, यानी पहली बार आप दे रहे हैं, उस वक्त वन टाइम ज़रूरत आपको कई बार होगी तो उसको आप ले सकते हैं, लेकिन आप उस मोबाइल फ़ोन में मौजूद फाइल और मीडिया, कॉन्टैक्ट लिस्ट, कॉल लॉग और टेलीफोन के दूसरे फंक्शंस आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप माइक्रोफोन के लिए, लोकेशन के लिए और कैमरे के लिए वन टाइम परमिशन मांग सकते हैं। इस वक्त तत्काल मैं जानना चाहता हूं कि आप किस जगह मौजूद हैं जब आप हमसे कर्ज ले रहे हैं, आप कैसे दिखते हैं, आपकी शक्ल हम देखना चाहते हैं, इसलिए आपका कैमरा इस्तेमाल करना है, और आपके माइक से हमें आपसे कुछ बात करनी है तो वो माइक हम एक्सेस करना चाहते हैं। लेकिन ये वन टाइम एक्सेस है जो कि आप सिर्फ केवाईसी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, नो योर कस्टमर रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके बाद, और ये भी, इसके लिए आपको स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति की इजाज़त लेनी होगी, एक्सप्लिसिट कॉन्सेंट, यानी ये माना नहीं जाएगा कि कॉन्सेंट है, उसको कहना होगा कि मैं आपको कैमरा इस्तेमाल करने की इजाज़त देता हूँ, मैं आपको माइक्रोफोन इस्तेमाल करने की इजाज़त देता हूँ, और मैं आपको एक बार अपनी लोकेशन देखने की इजाज़त भी देता हूँ या देती हूँ। और जो भी स्टोरेज आप कर रहे हैं उस कस्टमर का डेटा, आपने मान लीजिए उससे कहा कि अपना इनकम टैक्स रिटर्न दीजिए, अपनी सैलरी स्लिप दीजिए, अपना बैंक अकाउंट का डिटेल दीजिए, ये सब जब आप ले रहे हैं तो आप साथ में बताएंगे कि ये डेटा आप कितने समय तक अपने पास स्टोर रखेंगे। ये जानकारी मिलनी बहुत ज़रूरी है उनको। और इस डेटा का क्या इस्तेमाल होगा, इस डेटा को डिस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है, ये पूरी बहुत लंबी बाकायदा लिस्ट है। और अगर कोई सिक्योरिटी ब्रीच आपके यहाँ हो जाता है, आपका डेटाबेस चोरी हो जाता है, तो आप उसे कैसे हैंडल करेंगे और कैसे इंश्योर करेंगे कि मेरा डेटा आपके पास सुरक्षित है।
ये लोन देते समय आपको बोरोवर को एक की फैक्ट स्टेटमेंट देना पड़ेगा जिसमें ये सारी जानकारी होगी और वो एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में सबके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट होगा जो लोगों को, दोनों पक्षों को करना पड़ेगा। और बोरोवर को ये बताना होगा, जिस वक्त आप कर्जा दे रहे हैं उस वक्त आपको लेने वाले को ये बताना होगा कि उसकी पूरी कॉस्ट क्या आएगी। आपने कह दिया कि हम 2% इंटरेस्ट पे दे रहे हैं या हम 0% इंटरेस्ट पे दे रहे हैं। बहुत सबसे ज़्यादा फ़ोन इस वक्त आते हैं आपको 0% इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है, लेकिन क्या प्रोसेसिंग फ़ी होगी, क्या लेट फ़ी होगी, क्या कुल मिला के उसको कितना भरना पड़ेगा, ये जानकारी भी शुरुआत में देनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने जिस समय लोन लिया उस समय कुछ और कहा और बाद में कुछ और चीज़ आ रही है। कोई भी अगर एडिशनल फ़ीस आपको देनी है, कोई चार्ज देना है, उसकी जानकारी भी आपको देनी होगी। और अगर लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर को कोई फ़ीस देनी है, यानी ये ऐप चलाने वाले को रिजर्व बैंक को कोई फ़ीस देनी है, किसी और संस्था को कोई उसका मैंडेटरी फ़ीस भरनी है, तो ये फ़ीस उनको खुद भरनी होगी। ये वो बोरोवर से चार्ज नहीं कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये बात साफ कर दी है। इसके अलावा उनको ये भी बताना है अपने की फैक्ट स्टेटमेंट में कि आपका एनुअल परसेंटेज रेट क्या है, मतलब आप जो रेट बता रहे हैं हमें, इससे मेरा सालाना ब्याज दर क्या पड़ती है, आपका रिकवरी का तरीका क्या है। मान लीजिए मैं न चुका पाया तो आप कैसे रिकवर करेंगे, क्या आप मेरे घर में गुंडे भेजेंगे, आप लगातार मुझे फ़ोन करके धमकी दिलवाएंगे, इस तरह की जानकारी आपको देनी होगी। और मान लीजिए मुझे कोई समस्या आती है, मैं आपकी शिकायत करना चाहता हूँ, तो मैं आपकी शिकायत कहाँ कर सकता हूँ, ये पूरी व्यवस्था आपको जानकारी शुरू में देनी होगी। और आपका कूलिंग ऑफ या लुकअप पीरियड क्या होगा, मैंने आज कर्जा ले लिया, कितने दिन के अंदर मैं आपसे कह सकता हूँ कि नहीं चाहिए, मैं आपका पूरा कर्जा लौटा रहा हूँ, आप मेरा ये केस बंद समझिए। ये साथ में सुविधा आपको देनी पड़ेगी। और ये इसके साथ ऐसा कोई भी चार्ज जो की फैक्ट स्टेटमेंट में मेंशन नहीं है, वो फिर किसी भी समय आप इस पूरे लोन की अवधि के दौरान चार्ज नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने शुरू में लिख के बताया नहीं है और बाद में कहें कि नहीं ये फीस लगती है और ये आपको देनी पड़ेगी। तो इस तरह की एक लंबी गाइडलाइन है और साथ में कहा गया ये पूरी जानकारी आप सिर्फ जुबानी बताएंगे नहीं, इसको आप उनके वेरीफाइड ईमेल पर या एसएमएस पर लिख कर भी भेजेंगे ताकि वो इसको स्टोर करके रख सकें और ज़रूरत पड़ने पे आपके खिलाफ शिकायत करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकें। और जिस वक्त आप ये कर रहे हैं, ये की फैक्ट स्टेटमेंट में सारी जानकारी दे रहे हैं, इसके अलावा आप बैंकों को या एनबीएफसीज को अपने डिजिटल लेंडिंग ऐप्स की और अपने जो लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर हैं आपके बिहाफ पर लोन बांट रहे हैं, उनकी पूरी लिस्ट आपको अपने वेबसाइट पे अपलोड करनी होगी। कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मान लीजिए, भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, उसने एक उसका ऐप चलता है, डिजिटल ऐप है योनो, या और कुछ काम वो किन्हीं उन्होंने थर्ड पार्टीज़ को दे रखा है कि आप भी कर्जा बांटने की सुविधा दीजिए हमारी तरफ से, इसके लिए हम आपको कुछ फीस देंगे। तो ये पूरी लिस्ट आपकी वेबसाइट पे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे होनी चाहिए कि आपने कितने लोगों को अपनी तरफ से कर्ज बांटने के लिए अधिकृत कर रखा है, ताकि मैं देख सकूं कि कोई आदमी आता है और मेरे पास कहता है कि मैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑथराइज लेंडर हूं, तो मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाके ये चेक करने का मौका मिल जाए कि ये जो कह रहा है ये सच कह रहा है या ये झूठ बोल रहा है। इसके अलावा जिस समय आपने लोन लिया है, कुछ लोग सीधा लोन लेते हैं कि हमने आपसे 3 लाख रुपए लोन लिया, कुछ लोग कहते हैं हमको आप 2.5 लाख रुपए की, 3 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की लिमिट दे दीजिए। ऑनलाइन लिमिट होती है जिसमें आप जितना खर्चा करें उतने कर्ज पे आपको ब्याज देना होता है, जितना आप भरते जाएं वो कर्जा कम होता जाता है। यहाँ एक शर्त ये लगाई गई है कि आप ऑटोमेटिकली ये लिमिट इंक्रीज नहीं करेंगे। आप ये चीज़ क्रेडिट कार्ड के मामले में अक्सर देखते होंगे कि आपने क्रेडिट कार्ड लिया है तो आपकी लिमिट थी 60,000 रुपये, अचानक एक दिन एक एसएमएस आया, कहा कि हम आपकी लिमिट बढ़ा के 1,20,000 कर रहे हैं। आजकल हालांकि होता ही है कि हम बढ़ाने का प्रस्ताव दे रहे हैं, आप चाहें तो हम बढ़ा देंगे, लेकिन यहाँ भी ये कहा गया है कि अगर कभी भी उस पीरियड के दौरान आप लिमिट बढ़ा रहे हैं तो ये उपभोक्ता की इच्छा से, कर्ज लेने वाले की इच्छा से या उसकी
एप्लीकेशन पर होना चाहिए, अपनी तरफ से आप ऑटोमेटिकली नहीं बढ़ाएंगे। और कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी तीसरी पार्टी को देने से पहले आपको जो आपका बोरोवर है उससे एक पहले कंसेंट लेनी होगी, मंजूरी लेनी होगी कि हम आपका डेटा और पार्टियों के साथ शेयर करना चाहते हैं। सिर्फ एक इसमें एक्सेप्शन है, जब ये परमिशन नहीं लगेगी, अगर आपको उसको किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी या स्टैट्यूटरी या कानूनी कोई शर्त पूरी करने के लिए पुलिस मांगे कि भाई दीजिए हमको, अब इनका डेटा चाहिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मांगे, कोई अदालत आदेश जारी कर दे, ऐसे में आप उनकी मंजूरी लिए बिना दे सकते हैं, लेकिन बाकी किसी भी सूरत में थर्ड पार्टी के साथ आप उसको शेयर नहीं करेंगे। कोई बायोमेट्रिक डेटा यानी आपके अंगूठे के निशान, आपका आइरिस, ये सारी चीज़ें डिजिटल लेंडिंग ऐप्स में या उनके ज़रिए कोई भी आपके डेटाबेस में किसी भी जगह सेव नहीं किया जाएगा। सिर्फ जो स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस हैं उनके अलावा, यानी जब आप आधार से वेरिफिकेशन करते हैं वहाँ पे कुछ चीज़ जाती है, लेकिन क्योंकि वो वेरिफिकेशन आपको पता ही है कि वो आधार सर्वर के थ्रू होता है और वो आधार सर्वर कस्टमर्स को एक्सेसिबल नहीं है, इसलिए वो बायोमेट्रिक डेटा आपके पास रहना बिल्कुल, उस पर पाबंदी है, बैन लगा हुआ है। तो ये काफ़ी कड़ी शर्तें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगा दी हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि अब इससे लेंडिंग ऐप्स का जो अंधाधुंध कारोबार चल रहा था, जिस तरह से उन्होंने बेलगाम लोगों के ऊपर एक तरह से हमला किया हुआ था, उस पर रोक लगेगी और रोक लगने के साथ ही ग्राहकों के लिए भी रास्ता खुलेगा कि वो अगर इनके खिलाफ शिकायत करना चाहें तो अब उनके पास एक सीधा रास्ता है। आप सीधे, कहा गया है कि आप पहले तो ऐप बताएगा कि आपके यहाँ शिकायत करने का, आपकी वेबसाइट पे या ऐप पर शिकायत करने का इंतज़ाम होना चाहिए कि आप शिकायत कहाँ कर सकते हैं, और उसके बाद आप जानते ही हैं कि जहाँ कानूनी रास्ते हैं वो आप आजमा सकते हैं। बेज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।